वेलकम टू आर साइंस क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस ये जो टॉपिक है ये अपनी डेली लाइफ पे डिपेंड हो कि अपन अपने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। ओके। और मिल्क चेंज इनटू कर्ड भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस है। उसी प्रकार से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर अपन को पता है कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है। जो कोरोना वायरस है इसका फॉर्मेशन भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ है, यानी बहुत सारी केमिकल्स या बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में मिलकर कोरोना वायरस का फॉर्मेशन कर देते हैं। और आपको ये भी पता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस कोरोना वायरस का सॉल्यूशन निकालने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट प्रेजेंट टाइम के अंदर लैब के अंदर क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं ताकि उसकी वैक्सीन अपन को मिल जाए। तो बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शंस कराते हैं और एक प्रकार वैक्सीन का फॉर्मेशंस कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल्स रिएक्शंस है। इस प्रकार से जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है वो अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन अपने लिए बहुत यूज़फुल होती है, कुछ केमिकल्स रिएक्शन अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जैसे कि कोरोना वायरस है, ये अपने लिए काफ़ी हार्मफुल है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे कर्ड होता है, कर्ड मिल्क से कर्ड चेंज होता है, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अपने लिए क्या है, यूज़फुल है। इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शंस है वो यूज़फुल भी है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी है। यानी कुछ तो जो इसके अंदर अपने को पता है जो पीरियोडिक टेबल्स होती है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट में कुछ अपने लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। और ये जो सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जिस प्रकार यहाँ दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी। ओके। तो अपने जो एनवायरनमेंट में इसमें अलग अलग प्रकार की चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मतलब जैसे वाटर का आइस में फॉर्मेशंस होना। ओके। लेकिन अपन वापस से फिजिकल चेंजेस में क्या कर सकते हैं, वापस आइस से अपन वाटर भी बना सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर अपन वापस मिल्क से कर्ड तो अपन बना सकते हैं, लेकिन कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते हैं। ओके। और कुछ केमिकल रिएक्शंस अपने लिए यूज़फुल होती हैं और कुछ केमिकल्स रिएक्शन अपने लिए हार्मफुल होती है। ओके। तो लेट्स अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो आपने क्लास 9 में आपने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था उस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 118 एलिमेंट्स थे, यानी कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो अपन को जो केमिकल इक्वेशन समझने के लिए अपन उस पीरियोडिक टेबल्स के कुछ एलिमेंट्स के अपन को एलिमेंट चाहिए, तो अपन केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन में देखो फर्स्ट अपने लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ओके। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। और ये कार्बन ऑक्सीजन अपन को पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। अब ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन। ओके। इस केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट अपन लिख रहे हैं, ये अपन जो सब्सटेंस एटम्स जो लिख रहे हैं ये तो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। फिर रिएक्टेंट के जस्ट बाद में अपन एरो लगाते हैं, वो एरो के बाद में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ओके। सबसे पहले अपन रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एरो का सिंबल लगाते हैं, फिर उसके बाद में अपन प्रोडक्ट लिखते हैं। ओके। तो हमेशा ध्यान रखना है रिएक्टेंट के बाद एरो के बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट्स को पहले लिखा जाता है और प्रोडक्ट को बाद में लिखा जाता है। ओके। अब हमेशा ये भी ध्यान रखना है जो मतलब कुछ रिएक्टेंट्स की संख्या एक से अधिक होती है, कुछ प्रोडक्ट की संख्या भी एक से अधिक होती है। जैसे कि C3H8 प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस H2O। अपन को पता है यहाँ पे एक से अधिक प्रोडक्ट है, तो दो प्रोडक्ट एक से अधिक हो गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए, दो एटम्स हो गए, तो रिएक्टेंट में भी
दो एटम्स हो गए, प्रोडक्ट में भी दो एटम्स हो गए, तो क्या होगा, इनके दो रिएक्टेंट्स अपने के पास हैं, दो एटम्स है तो इनके मध्य में अपन के बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। उसी पर प्रोडक्ट्स के अंदर भी दो एटम्स है और दो मॉलिक्यूल्स बन गए, अब इनके मध्य भी अपन के बीच में भी क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। ओके, अभी अपनी इक्वेशंस है, अभी इक्वेशन तो अपन ने लिख ली, पर लेकिन ये इक्वेशन अपन को बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। अब इसको अपन बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे होती है, जैसे कि C3H8 प्लस O2, यानी रिएक्टेंस के अंदर अपन देखो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कार्बन CO2 प्लस H2 यानी कि 1 ही है कार्बन। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कार्बन को बैलेंस करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे C3H8 प्लस O2, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 राइट कर लूँगी। ओके, 3 राइट किया तो यहाँ पे भी 3 कार्बन बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो अपने कार्बन क्या हुए, बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में भी 3 कार्बन है और तो प्रोडक्ट में भी क्या हो गए, 3 कार्बन हो गए। ओके, तो अपने कार्बन क्या हुए, बैलेंस हो गए, प्लस H2O। ओके, उसके बाद में मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगी, तो C3H8 ओके प्लस ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू 3CO2। ओके, अब अपन को पता था यहाँ पे H2O ही था, H2O ही था, यानी इधर तो 8 है हाइड्रोजन के, लेकिन इधर कितने हैं, इधर 2 है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो अपन इसको बैलेंस करना होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 राइट कर देंगे। ओके, जैसे 4 राइट करेंगे, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो गए, और देखो रिएक्टेंट में के अंदर भी कितने हाइड्रोजन है, 8, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 8, तो अपना जो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, उसी प्रकार देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बचा कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इधर कितने हैं, इधर तो ज़्यादा है, 4 है, 4 इधर और 6 इधर, कितने हैं, 10 हो गए। तो प्रोडक्ट में तो 10 ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। तो अपन को ऑक्सीजन भी क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो अपन क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के आगे अपन क्या लिख देंगे, 5। ओके, तो 5 पर 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन हो गए, और इधर भी क्या हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन ये है, और देखो यहाँ पे 4 ये है, तो 10 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अभी अपनी जो इक्वेशन बनी है, ये पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अपन देखो रिएक्टेंट पढ़ते हैं, C3H8 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। देखो रिएक्टेंट में 3 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी 3 कार्बन है, तो कार्बन बैलेंस हो गए। फिर देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने 8 हो गए, 4 2 ज़ा 8, ये भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अपन चेक कर लेते हैं इसको, है ना। फिर इसके बाद में रिएक्टेंट में देखो 10 ऑक्सीजन है। ओके, तो अपने क्या हो जाएंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट में देखो 3 और 2 6 ऑक्सीजन तो ये रहे, और 4 ऑक्सीजन इधर रहे, तो कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो रिएक्शन बनी है अपनी, कौन सी रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन हो गई। ओके, जो इक्वेशन है पूरी कैसी है, बैलेंस इक्वेशन। इस प्रकार की इक्वेशन को क्या कहा जाता है, बैलेंस इक्वेशंस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस इक्वेशन। देखो जिंक का रिएक्टेंट में कितने का है मॉलिक्यूल्स, 1, इधर भी कितने हैं, 1 हो गए बैलेंस। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ये भी बैलेंस हो गए। देखो SO4 इसमें भी 1 मॉलिक्यूल है, SO4 यहाँ पे भी 1, तो ये भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए, SO4 भी। ओके, तो ये अपनी इक्वेशन ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपन, आयरन प्लस H2O, ये हो गया अपना रिएक्टेंट, इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये बन गया प्रोडक्ट। ओके, अब देखो ये जो इक्वेशंस है, आपको जो इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशंस नहीं है। तो अपन को क्या करना है, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ओके, सबसे पहले अपन को क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, और उसके जो पहले जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अपन आयरन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, देखो रिएक्टेंट में 1 आयरन है, जबकि प्रोडक्ट में 3 आयरन है, तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, आयरन के आगे 3 लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, देखो 3 आयरन हो गए, प्लस H2O इज इक्वल टू F3।
O4 प्लस H2O। तो आयरन अपना बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट में भी 3 आयरन्स हो गए और प्रोडक्ट में भी 3 आयरन्स हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो इसके अंदर अपन को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ओके, तो अपने हाइड्रोजन अपन बैलेंस करेंगे 3Fe प्लस 4H2O इजिकल टू, सबसे पहले अपन ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। 4H2O इजिकल टू Fe3O4। अब देखो इधर 4 ऑक्सीजन थी अपने पास में, इधर 1 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को अपन पहले बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो अपन ने 4 लगा दी इसके आगे, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन। अब अपना क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन क्यों गए, यहाँ 2 ही मॉलिक्यूल्स है, तो अपन यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं। 3F प्लस 4H2 इजिकल टू Fe3O4 प्लस 4H2O, यानी कि 8, यहाँ पे अपन जैसे 4 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे। अब जो इक्वेशन जो बनी है ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है। देखो मैच करो, 3Fe आयरन के 3 मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट में भी देखो Fe 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। उसके बाद में 4H2O, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो हाइड्रोजन कितने, प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल हो गए 8। ओके, ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं 4, तो प्रोडक्ट में भी कितने हो गए 4। तो जो अपनी इक्वेशन बनी है कैसी इक्वेशन, अपनी बैलेंस इक्वेशन। इस प्रकार से अपनी इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको भी अब तो बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया होगा। To make a chemical equations more informative, the physical state of the reactant and product। ओके, तो जो भी केमिकल इक्वेशंस बन रही है इसके अंदर कुछ फिजिकल स्टेट भी होती है, उसको भी अपन को क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। ओके, अभी तक तो अपन इक्वेशंस को बैलेंस करना, इक्वेशन लिखना सीखा है। अब इक्वेशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी अपन को राइट करनी आनी चाहिए फॉर बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि ये इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन लिखती हूँ मैं, 3Fe सॉलिड 3Fe प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये इक्वेशन जो क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अपन इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है। ओके, अपन को पता होता है जो आयरन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड को एस के सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, 4H2O जो वाटर होता है वो कैसे होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बना है Fe3O4, ये जो कंपाउंड बना है ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉलिड लिखा है। नेक्स्ट है 4H2O, जो हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, गैस होती है, इसलिए अपन जी लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है। ओके, प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होती है, गैस होती है, इसलिए मैंने यहाँ जी लिख दिया। इजिकल टू एरो का सिंबल लगाते हैं, अपन को पता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अपन को पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा, जी सिंबल होता है गैस का। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैसा होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस H2O यानी वाटर, लिक्विड स्टेट में। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CaOH होल ट्वाइस। ये जो CaOH होल ट्वाइस होता है ये क्या होता है, इसका वाटर सॉल्यूशन होता है। ओके, वाटर सॉल्यूशंस को साइंस के लैंग्वेज में एक्वस बोलते हैं, एक्वस, तो इसलिए इसका जो सिंबल लगाया अपन ने AQ अपन ने यहाँ पे डिनोट किया है, लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, द रिएक्शंस कंडीशन सच एज टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, कैटालाइज एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबो और बिलो द एरो इन द एग्जाम्पल। ओके, यानी कि कुछ रिएक्शंस होती है उसके अंदर अपन कैटालाइज भी यूज़ में लेते हैं, टेम्परेचर बुक को भी यूज़ में लेते हैं, तो उस प्रकार की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है वो अपन देखते हैं। ओके, जैसे कि CO क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है, लिखती है अपन जी। 2H2O ये भी गैस होती है जी। अब इसको अपन को क्या करता है, गर्म करना है टेम्परेचर पर, तो 340 टेम्परेचर पर अपन इसको गर्म किया या ठंडा करते हैं किसी इक्वेशन को, तो अपन इसका टेम्परेचर अपन इस एरो के ऊपर, जो भी टेम्परेचर होता है, जो भी कैटालाइज होते हैं उसे अपन एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, तो जो कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना वो होगा CH3OH। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन, जो होती गैस फॉर्म में, +3s2 यानी हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होती है। एरो बनाया 773 केल्विन या 200 एटीएम इसका टेम्परेचर है। उसको जैसे इस टेम्परेचर पे करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा 2NH3, और अपन को पता है जो अमोनिया होती है वो गैस फॉर्म में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जी लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 6CO2 यानी कि 6CO2 ये भी गैस होती है, तो जी से डिनोट कर देंगे। +12H2O यानी कि जल के 12 मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड, इसके क्या होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। तो 6C6H12O6, तो ग्लूकोज कैसा होता है, एक्वाटिक सॉल्यूशन होता है, AQ लिख दिया मैंने, और फिर बाद में क्या बन जाता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, +6H2O यानी कि जल जो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये अपनी जो केमिकल इक्वेशंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस केमिकल इक्वेशंस को अच्छे से, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करोगे, जितने ज़्यादा बार उनको पढ़ोगे, राइट करोगे, आपको उतना ही अच्छे से क्लियर ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज आई होप आपको ये केमिकल इक्वेशन बनाना आ गया होगा, और आप इसको जैसे रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।